हेलो एवरीवन। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैंसू को, जिसके हाथ ज़ोर से बंधे होते हैं और प्राची उसे देख ही रही होती है और वो कुछ समझ पाती उससे पहले सैंसू से बोलता है कि अभी तुम मुझे मार दो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। प्राची इधर उधर देखती है और सोचती है ये क्या हो रहा है, मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है। पर वहाँ जब वो सामने देखती है तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की की बॉडी में है जो अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर करती है, उस पर बहुत जुल्म करती है। और सामने जब वो देखती है तो वहाँ पे बहुत सारे टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। जब वो उनके पास जाती है और उन्हें देखती है तो वो डर जाती है और सोचती है यहाँ से भाग जाना ही बेटर होगा। वो वहाँ से भागने लगती है, पर गेट पर उसकी मेड उसे रोक लेती है और उससे बोलती है मैडम आपका टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अंदर ही रहना होगा, आप अभी यहाँ से नहीं जा सकती। तो वो बोलती है क्यों नहीं जा सकती, मुझे जाना है। पर वो उसे अंदर ढकेल के वहाँ से चली जाती है। वो सेंजू के पास बैठी ही होती है। तभी सेंजू उससे पूछता है तुमने मुझे क्या मेडिसिन दी है जिससे मैं इतना अनकॉन्शियस फील कर रहा हूँ। तो बोलती है मेडिसिन, मैंने तुम्हें कौन सी मेडिसिन दी? हाँ मैंने कुछ मेडिसिन दी हैं, पर मुझे नहीं पता मैंने कौन सी मेडिसिन दी है। तभी उसके दिल में दर्द होने लगता है और तभी उसे सेंसू बोलता है कितनी नौटंकीबाज है, हर समय नौटंकी करती रहती है। तभी वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी सिस्टम उसे बताता है तुम ऐसी लड़की की बॉडी में हो जिसे दिल की बीमारी है, वो जल्द ही मरने वाली है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। तो हम देखते हैं मॉर्निंग में, जहाँ उसकी मेड उसे जगा रही होती है और मेड उससे पूछती है मैडम आप ठीक तो हैं ना? तो वो बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अच्छा, तो वो मैडम को चापलूसी करने लगती है। मेड बोलती है मैडम आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो वो बोलती है सच में? हाँ। तो वो पूछती है शंजू कहाँ है? तो वो बोलती है कि आप उसको आपका भाई बाहर ले गया, उसको सज़ा मिल रही है। बोलती है सज़ा? कैसी सज़ा? तो वो बोलती है कि हाँ उसको सज़ा मिल रही है, उसे 200 बार कोड़े मारे जाएंगे तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो वो ऐसा सुन के उसके पास दौड़ के जाने लगती है और वो जैसे ही वहाँ जाने लगती है तभी वो देखती है तो उसे बहुत मार पड़ चुकी होती है। तो वो वहाँ जाके उसे रोकती है, पर वो बोलता है कि हमें आपके भाई का आदेश मिला है कि हम इसे मारते रहें। पर वो बोलती है कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि रुक जाओ, इसे मत मारो, इसे उतारो वहाँ से। तो वो वहाँ से उसे उतार देता है। तो उसके लिए वो एक मेडिसिन देती है। वो कहती है इसे खा लो, तुम्हें कम पेन होगा, जल्दी से इसे खा लो। पर वो सोचता है कि इसने इसमें भी जहर मिला रखा हुआ, ये तो मेरी जान लेनी चाहती है। वो दूर गिर जाता है। तभी उसका भाई वहाँ आता है और उसे बोलता है अभी इसकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई है, उसे तो और कोड़े पड़ने चाहिए वरना ये हमेशा रोज़ रोज़ गलती करता रहेगा। तभी वो बोलती है ये मेरा मैटर है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं इसे खुद देख लूँगी। तो वो बोलता है इसको लेके जाओ यहाँ से, मैं खुद देख लूँगी, इसे कमरे में फेंका हो जाके। तो वहाँ से मेड्स उसके ले जाते हैं। उसका भाई उसे बोलता है कि वहाँ वहाँ एक कंपटीशन हो रहा है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी? तो वो बोलती है हाँ मैं करना चाहूँगी। पर वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी की तबीयत अक्सर ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और तुम्हें कभी भी दिल की परेशानी हो सकती है। तो वो सोचती है मैं तो जा कर रहूँगी, चाहे तो मुझे कितना भी रोक लो। तभी वो उसे एक किताब देता है, उसे लेके वो सेंजू के कमरे में चली जाती है और उसके हाथ में एक हनी बी कैंडी का बाउल होता है और वो उसके पास जाके बैठती है और चेक कर रही होती है कि वो जग रहा है या सो रहा है। फिर उसे जाके टच करती है तो वो जग रहा होता है। तभी वो उसके पास जाती है, उससे माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी चोट लगी, मुझे माफ़ कर दो। और तभी वो उसके पास जो उसे के भाई ने उसे किताब दी होती है वो देख लेता है और उसको उठाकर वो देखने लगता है। तभी वो उसकी तरफ देखता है और जब वो किताब को देखने लगता है तो फिर वो उसे खोल के जब देख रहा होता है तो वो उसे कैंडी देती है प्राची उसको। बोलता है कि इसमें भी जहर ही मिला के लाई होगी ना तुम, इसलिए मुझे दे रही। वो बोलती है हर समय जहर मिलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर वो किताब को देखता है, बोलता है तुम कितनी सेमलेस लड़की हो, हर समय इस चीज़ों के बारे में सोचती रहती हो, एकदम वल्गर हो। तो बोलती है ऐसा क्या देख लिया तुमने जो मेरे को इतने सुना रहे हो? नहीं नहीं ये बुक मेरी नहीं है, मुझे तो दी थी किसी ने, और उसे क्या बताऊँ कि ये किताब मेरे भाई ने मुझे खुद दी है। तभी सेंसू से सुनाई जा रहा होता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। वो उसे बहुत सारी खरी खरी सोच सुना रहा होता है। तभी वो चिढ़ जाती है और उसे बोलती है अब मैं से क्या ही बताऊँ कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर बोलती है कि अच्छा अब मैं शांत हो जाती हूँ, अपने आप का गुस्सा कंट्रोल करती है और बैठ के उसे बोलती है क्यों ना मैं एक बात कहूँ मैं तुमसे? तो वो बोलता है बोलो। तो तुम
तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में क्यों नहीं चलते? तुम वहाँ रह सकते हो, तुम आखिर मेरे हस्बैंड हो ना। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी चाल के बारे में जानता नहीं हूँ, जो मैं तुम्हारी चाल में इतनी आसानी से फंस जाऊँगा। फिर प्राची को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर ही लेती हूँ, तुम्हें यहाँ मैं नहीं रहने दूँगी। उसके मुँह में कैंडी डाल देती है और जैसे ही वो थूकने जा रहा होता है उसके मुंह पे हाथ रख लेती है। वो बोलती है इसे चुपचाप खाओ, इसे मुंह से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है और बाहर आके बोलती है इस लड़की का मैं क्या ही करूँ, ये तो मेरी कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वो बोलता है ये तो सच में कैंडी है। और वो अपने महल में बैठकर पानी पी ही रही होती है, तभी उसे याद आता है कि मेड के पास, तुम्हारे पास भी तो एक रूम है ना जिसमें तुम रहती हो, तो तुम अपना रूम जाके सेंजी को दे दो। आज तो मेड बोलती है ऐसा क्यों कर रही हैं आपने, तो आप पहले ऐसा कभी नहीं किया। अब वो बोलती है मेरी मर्ज़ी। तो वो अब मेड उसे उस रूम में जाके फेंक आती है और बोलती है ये रूम मिल गया ना, यही काफ़ी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ में आई बात? बोलता है रूम नहीं, ये तो मेरे लिए कैद है। और वो आराम से पानी पी रही होती है, तभी सिस्टम उसे बताता है आपकी 100% हेट हो गई है। तो बोलती है इस लड़के का क्या ही करूं, इसे रूम दे दिया तब भी इसे तसल्ली नहीं है, इसे तो मैं जाके बताती हूँ। तभी वो जाके उसके गेट पर हंसने लगती है और वो बोलता है हंस क्या रही हो, दांत क्या निकाल रही हो, जो बोलना है वो चुपचाप मेरे मुंह पर बोलो, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी ज़्यादा स्वीट नहीं हो। बोलती है ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें रूम दे दिया और फिर भी तुम इतना वल्गरली बात कर रहे हो मेरे से, देखो ये कितना अच्छा रूम है। तभी वो उसे बोलता है ये रूम नहीं, ये कैद है जो तुमने मेरे लिए चुनी है और मैं उसमें रह रहा हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे एक भूत का काला साया आ जाता है और वो उसे देख के डर जाती है। वो बोलती है रुक जाओ, तुम्हें मैं बचाऊंगी, और वो आगे चली जाती है और उस भूत के अंधेरे साए में वो खुद धंस जाती है। प्राची काले धुएं में से निकलकर एक काली जगह पर पहुंच जाती है जहां बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जहां वो सामने देखती है कि एक बच्चा नील डाउन होकर बैठा हुआ है, उसकी माँ उसे मार रही है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि ये सामने बैठा जो बच्चा है वो सेंजू है, जिसकी माँ उसे टॉर्चर कर रही है। उसके बचपन में उसे कितना टॉर्चर किया गया है, उसकी माँ उसे मार रही होती है, उसे बुरे बुरे शब्दों से बोल रही होती है कि तुम हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े पनौती हो जो हमारी ज़िंदगी में है। इसको वो बचाने भी चाहती है पर वो नहीं जा पा रही होती है क्योंकि वहाँ एक बैरियर की दीवार थी जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकती थी। उसकी माँ भी उसे सेंजू को छोड़ के चली जाती है और प्राची कोशिश करती है उस बैरियर की दीवार को तोड़ने की, इसकी वजह से उसे खुद भी चोट लग जाती है। तभी हम दूसरे पार्ट में देखते हैं सेंजू का भाई उसके पास आता है और उसे मॉन्स्टर मॉन्स्टर कह के बुलाने लगता है और उसे पत्थर मारता है फेंक के, क्योंकि वो उसको चोट लगती थी वो अपने आप ठीक हो जाती थी। उसके बाद एक बूढ़ा बाबा आता है और उसे ले जाता है अपने साथ, कह के कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी माँ से मिलाऊंगा। प्राची उसे मना करती है कि मत जाओ उसके साथ, पर वो चला जाता है। वो बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की पर वो नहीं रोक पाती, उसे चोट भी लगती जा रही थी पर नहीं रोक पाती। फिर वो सेंजू उस बाबा से पूछता है कि तुम मुझे नहीं माँ से मिलवाने लाए थे, तुम मुझे क्या नहीं मिलवा रहे। प्राची उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो बोलता है तुम तो सच में वैसे ही हो, मैंने तुम्हें इतने चाकू मारे फिर भी तुम्हारी चोट अपने आप कैसे भर गई। तभी प्राची उस दीवार को कस के तोड़ लेती है और वो बैरियर टूट जाता है और उस सेंजू को नींद से जगाने लगती है। वो चिल्लाने लगती है उठो उठो उठो। तभी सेंजू की नींद खुलती है और वो देखता है प्राची इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही है। तभी वो सिस्टम उसे बताता है कि इसका प्यार तुम्हारी तरफ 10% हो गया है। तभी वो अपने आंसू पोंछता है। प्राची सेंजू को बोलती है कि मुझे तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज़ लेके आई हूँ, क्या तुम खाओगे। तो वो उसे कैंडीज़ देती है निकाल के, पर वो बोलता है कि कैंडीज़ को साइड पे रखो, मुझे ये बताओ तुमने क्या देखा। तो वो बोलती है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं देखा, तुम्हें क्या देखना था वैसे मुझे। तो वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो बोलती है मुझे तो सिर्फ धुंधला धुंधला दिखाई दिया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो वो बोलता है वैसे मुझे तुम पे यकीन तो नहीं है, फिर भी मैं मान लेता हूँ एक बार को। बोलती है प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं देखा। फिर वो उसके हाथ पे निशान दिखता है चोट के, जिससे वो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे चोट लग गई थी। फिर वो बोलता है चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो बोलती है हाँ तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्या। तो वो बोलता है मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ इतने सालों में। तो वो उधर मुंह करके खड़ी हो जाती है और वो साइड से जाने लगता है और बोलता है मुझे क्या नहीं जाना तो मत जाओ।
तो फिर वो चला जाता है। वो बोलता है मुझे क्या यहीं छोड़ के जाओगे, मैं भी आ रही हूँ। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो बोलती है मैं भी साथ जाऊँगी। पर हाँ, जैसे ही हम घर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम फिर से उसके पास जाके बोलती है जब हम घर पहुंच जाएंगे तो हम कुछ अच्छा से खाएंगे, ठीक है। तो वो बोलता है घर तो हम बाद में पहुंचेंगे ना, पहले यहाँ से निकल जाए, तुम्हारा भाई तो यहाँ तुमसे बचा लेगा, तो मुझे तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऐसे बोल रहा है जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा है। तो फिर उसे सिस्टम की आवाज़ आती है और वो उसे बताता है कि रास्ता कहाँ से निकलने का है। तो वो उसे जब रास्ता बताता है तो वो वहाँ जाके उसे रास्ता को ढूंढ लेती है। उसे बोलती है देखो मैंने रास्ता ढूंढ लिया। तो फिर वो बोलता है अब तुम वहाँ से जाओगी क्या से। तो वो बोलती है तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, मेरे कंधे बहुत मजबूत हैं। तो वो बैठ जाता है और उसे कंधों पे चढ़ा के उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। वो उससे बोलती है तुम रुको, मैं भी कुछ लेके आती हूँ जिससे मैं तुमको यहाँ से निकाल सकूँ। तो वो सोचता है मुझे पहले इस पे यकीन नहीं करना चाहिए था, इसे मार देना चाहिए था, मैंने इस पे कैसे यकीन कर लिया, ये तो इतनी निर्दयी है। फिर वो ये बात सोच ही रहा होता है, तभी कुछ देर बाद उसे आवाज़ आती है लो इसे पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो वो बोलता है कि ये फिर लौट आई, ये इतनी अच्छी कब से हो गई है। वो वहाँ पे उसके लिए एक बेल डाल देती है जिससे वो बाहर आ जाए। वो उसे देखते ही रह जाता है और उस बेल को पकड़ के वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो खींच रही होती है और उसे ऊपर ले लेती है तो वो बोलती है लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे उसमें से बाहर निकाल लेती है और वो उसे सिर्फ देखता ही रह जाता। संजू प्राची को देख के ये सोचता है कि ये मुझे बचा रही है, और प्राची सोचती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मिट्टी तो नहीं देख रहा है। वो अचानक से अपनी मिट्टी को मुंह से हटाने लगती है और उसे साफ़ कर रही होती है। तभी वो बोलता है बस करो, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो तुम जो मुंह को इतनी बुरी तरह साफ़ कर रही हो। तभी बोलती है हाँ हाँ मैं तो बहुत सुंदर हूँ ना, इसीलिए तुम मुझे ऐसा देख रहे थे। तभी अचानक से वो देखते हैं कि जंगल में बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ जंगली भेड़िया आ चुका है और जंगली भेड़िया अचानक से आके उन लोगों पे अटैक करने लगता है। तभी सेंजू अपने चाकू को बाहर निकालता है और उसे एक ही बार में ख़त्म कर देता है और वो मर जाता है भेड़िया। उसकी पावर्स को देख के तो प्राची बोलती है क्या इसके पास पावर्स भी हैं, ये इतना पावरफुल है। तो बोलता है हाँ मेरे पास पावर्स भी हैं और इसका इस्तेमाल मैं तुम पर भी कर सकता हूँ, तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ। तो बोलती है मेरी जान क्यों लेनी है, पहले तो इस चाकू को हटाओ, इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है खून की। तो बोलता है हाँ इसको तो मैं पहले हटा ही लेता हूँ। तो वो चाकू को हटा लेता है और बोलता है कि एक दिन मैं तुम्हें भी ज़रूर मारूंगा इस भेड़िए की तरह। तो बोलती है तभी वहाँ पे मरने मराने की बातें चल ही रही होती है। तभी वहाँ पर जो प्राची होती है वो उसका विफेस साफ़ करने लगती है। तो वो शांत हो जाता है और उसे देखने लगता है। वो बोलती है तुम्हारा भी फेस गंदा हो गया। तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाशी की, जो कि शाशी की, जो कि एक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वो सभी उसी के मेंबर होते हैं। तभी प्राची बोलती है तुम लोगों को मेरा नाम कैसे पता। वो लोग जानते हैं कि ये प्राची है और वो बोलते हैं कि तुम हमारे फ्रेंड की सिस्टर हो, तो तुम भी हमारे साथ ये कंपटीशन ज्वाइन करो ना। तो वो बोलती है ये तो मेरे भाई पे डिपेंड करता है कि वो मुझे करने देगा या नहीं। तो श्यानशी बोलती है कि अगर तुम ज्वाइन करोगी तो इससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तो वो बोलती है हाँ मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। तो वो बोलती है पता नहीं भाई करने देगा या नहीं, अपने मन में बोलती है। तभी शाह वहाँ उन सभी को घूर रहा होता है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि एक जो गाड़ी आ रही होती है, जो उसमें से उसका भाई निकलता है। वो बोलता है तुम यहाँ तक कैसे आ गई, वो भी इसके साथ। प्राची अपने भाई को बोलती है कि मुझे भी ये कंपटीशन ज्वाइन करता है, पर वो साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकती। पर उसके सामने जो उसका दोस्त है वो उसे समझाता है कि इससे इसकी पावर्स बढ़ जाएंगी अगर तुम इसे ज्वाइन करने दोगे। पर वो बोलती है ऐसा नहीं होगा ना, ये मुझे ज्वाइन नहीं करने देगा। इसके पीछे वो लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी वो बोलती है, सोच समझ के बोलती है कि मुझे बोलना चाहिए। तभी बोलती है ये इसमें सेंसू की कोई गलती नहीं है, ये मुझे यहाँ नहीं लेके आया। तभी सेंसू उसे देख ही रहा होता है। तभी वो बोलती है एक बार मैं सिर्फ कंपटीशन पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। फिर वो बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुम हर बार ऐसे ही करती हो और मुझे वादा करके तोड़ देती हो। तो बोलती है मैं वादा करके नहीं तोड़ूंगी, मैं सच बोल रही हूँ, अगर मैं एक बार कंपटीशन में पहुँच गई तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। वो बोलता है मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद। तो वो बोलती है मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद।
तो वो बोलती है मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तब तक हम दोनों पीस से रहेंगे, एकदम शांति से रहेंगे और तुम मुझे तब तक नहीं मारोगे, ठीक है, पक्का प्रॉमिस करो। तो वो प्रॉमिस करवा लेती है उससे और बोलती है अब तुम तो मुझसे बात कर ही नहीं रही हो तो फिर हैंडशेक कर लेते हैं अगर प्रॉमिस करते हो तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं इंटरेस्ट है। तो वो कहती है ठीक है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ऑरेंज ही खा लेती हूँ। तो वो बोलता है यहाँ के ऑरेंज बहुत खट्टे होते हैं। तो नहीं मानती है और ऑरेंज को खाने लगती है, पील करके उसे एक देती है और वो बोलते हैं मुझे नहीं खाना तुम खाओ। तो वो बोलती है ठीक है मत खाओ मुझे क्या। तो फिर वो दूसरा देती है, वो उसको भी मना कर देता है। तो वो बोलती है अब तो इसे मज़ा चखाना पड़ेगा और फिर वो ऑरेंज खुद खाने लगती है और बोलती है कि वाह ये कितना मीठा है और दूसरा भी खाती है। फिर बोलती है ये कितना मीठा है, लो तुम भी ट्राई करो, यहाँ के ऑरेंज बहुत मीठे होते हैं। हाँ और वो खट्टा लग रहा है उसे, फिर भी वो खा रही है, उसको देती है। वो बोलता है ये तो सच में बहुत खट्टा है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती है। तो बोलती है पहला वाला खट्टा होता है पर दूसरा वाला मीठा होता है, तुम दूसरा खा के देखो वो ज़रूर मीठा होगा। वो दूसरा खाता है, वो बोलता है ये भी खट्टा है, तुम मेरे से झूठ बोल रही हो। तो वो हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो तीसरा खाता है और उससे बोलता है हाँ यहाँ के आधे ऑरेंज खट्टे होते हैं और आधे मीठे होते हैं, ये वाला मीठा है। तो वो बोलती क्या ये वाला मीठा है, लाओ मुझे भी। तो तुम वो भी खाती। हो कहती है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्टूपिड हो, जब आधा ऑरेंज खट्टा है तो फिर पूरा ही खट्टा होगा ना, आधा थोड़ा ना मीठा हो सकता है, तुम कैसी हो। तो वो बाहर देख रहा होता है, तभी वह क्राउस कौओं की आवाज़ आती है। तो वो बोलता है ये तो शौरा पैलेस यहाँ से गुजरता है, क्योंकि वो शौरा पैलेस को ही बिलोंग करता है। तभी उसकी मेड आके उससे बोलती है मैडम आपकी फ्रेंड्स आई हैं तो आप उनके साथ जाएगी ना। तो वो बोलती है हाँ जाऊँगी। प्राची सोचती है कि चलो शाओ को भी अपने साथ ले चलते हैं और वो शाओ के पास जाती है और जब पहुंचती है तो उसकी बोलती है चलो चलो जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊंगी। तो वो बोलता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बोलते हैं मेरे साथ चलो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। तो वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, उस जगह नहीं जाता। तो वो वापस चली जाती है और वो बोलता है कब तक तुम लोग ऐसे ही छुपे रहोगे, बाहर निकलने का इरादा नहीं है क्या। तो वहाँ पे शाओ ग्रुप के कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि बाहर निकल आ जाते हैं, क्योंकि शाओ भी शाओ ग्रुप से ही बिलोंग करता है। तो वो बोलता है चलो वापस चलते हैं शाओ ग्रुप। तो वो बोलते हैं नहीं, हमें मास्टर ने आपके पास इसलिए भेजा है क्योंकि प्राची के अंदर कोई एक जेड पेंडेंट है जिसको आपको लेना है, क्योंकि वो जेड हमारा है, जिससे अगर प्राची अभी तक ज़िंदा नहीं रहती, अगर वो जेड उसके पास नहीं होता, उसे वैसे भी दिल की बीमारी है, तो वो सोचता है ये तो इंटरेस्टिंग है, इसे निकालने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो वहीं रुक जाता है। तभी दिखाया जाता है प्राची की जो मीटिंग हो रही होती है, वहाँ वो लोग बात कर रहे होते हैं कि शाओ ग्रुप के जो मास्टर हैं उन्होंने कितने बुरे काम किए, वो हर समय लोगों को परेशान करता रहता है। तभी प्राची उससे ज़िद करती है अपने भाई से कि मुझे भी इसमें जाना है। तो वो बोलता है नहीं तुम लोग नहीं जाओ, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो शाओ ग्रुप के मास्टर को पकड़ने के लिए। वो बोलती है नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं वहाँ अच्छे से रहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो वो बोलता है नहीं तुम्हें तो अपनी तबीयत के बारे में पता है ना, तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। उसका भाई उस पर डांट रहा होता है। तो बोलते हैं नहीं मैं जाऊँगी, मैं वहाँ अच्छे से रहूँगी, मैं अपनी मेडिसिन्स भी ले लूँगी और वहाँ पे मैं भी अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, मेरे पास वैसे भी थोड़े से ही दिन रह गए हैं। तो उसका भाई मना कर देता है कि तुम। तभी प्राची सभी को बोलती है चलो चलो ये छोड़ो, सभी लोग वाइन पियो। तो सभी लोग वाइन पीने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे उसके पति के पास, हस्बैंड के पास, संजू के पास छोड़ जाती है और बोलती है कि इसे तुम संभालो। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो वो बोलता है अरे तो इसको सीक्रेट रखना था क्या, मुझे नहीं पता था, क्या तुम मुझे इसके लिए मार दोगे। तो वो बोलता है नहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, तो तुम जाओ। तो वो चला ही जाती है और तभी वो उसके साथ मिलकर गाड़ी चलाने लगती है और वो जब गाड़ी चला रही होती है तो उसको हर्ट भी कर देती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसे बोलती है जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी गाड़ी तेज़ बढ़ाओ। ऐसे वो उसे परेशान करने लगती है, उसे आगे से टक्कर देती है बैल की तरह, जिससे वो हर्ट हो जाता है। फिर वो उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और वो बोलता है तुम बताओ मैं कौन हूँ। तो वो बोलती है हाँ हाँ मुझे पता है, मैं बताती हूँ तुम कौन हो, तुम शेंशू हो। तो वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहले बहुत हर्ट किया है ना, तुम इसलिए मुझसे गुस्सा हो। तो वो बोलता है तुम
ये सब क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना? तो बोलती हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें एक खुफिया जगह पर ले जाऊंगी जहाँ पर कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई दुश्मन तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे और हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। इतना कह के वो सो जाती है और वो बोलता है कि ये कितना झूठ बोलती रहती है, कितना बड़ी नौटंकी बाज है ये, यहाँ हर समय नौटंकी करती रहती है, मैं इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकता। सुबह देखते हैं कि प्राची उठ जाती है और वो सोचती है मैंने क्या किया है, मैं ये कहाँ आ गई हूँ, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो वही यही बातें वो सोच रही होती है, तभी उसकी मेड की एंट्री होती है। वो बोलती है कल रात मैडम आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए आप यहाँ सेंजू के कमरे में आ गई थी। तभी वो देखती है कि हाँ ये तो मेरा कमरा नहीं लग रहा, ये तो सेंजू का ही कमरा है। इसका मतलब मैंने सेंजू को क्या क्या बोला होगा। अब तो मैं गई, अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो यही सोच के वो बेड पे गिर जाती है। वो सोचती है अब तो वो ज़रूर मुझे जान से मार। तभी उसका भाई आ जाता है और वो बोलती है मैं ज़रूर शाओ ग्रुप के ओनर को मारने के लिए ग्रुप के साथ जाऊंगी। भाई उसको मना करता है कि तुम्हारी मदर भी नहीं है और तुम्हारा कोई मैं ही हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखता है, मतलब हमारे। तो प्राची बोलती है मतलब हमारी मदर सेम नहीं थी। तो वो बोलता है नहीं हमारी मदर सेम नहीं थी, तुम्हारी मदर पापा की डेथ के बाद तुम्हारी मदर ने उससे पहले मुझे दिया था कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तभी वो सेंजू के पास भागते भागते पहुंचती है और वहाँ पे पहुंचने के बाद सेंजू उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना? वो बोलती है हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तुम बताओ। तो बोलती है जाओ यहाँ से। तो फिर वहाँ पे उस साउंड ग्रुप के ओनर के दो शिष्य फिर आते हैं उसके पास और बोलते हैं इस बार मास्टर ने आपके लिए एक मेडिसिन भेजी हुई है जिससे आपका मिशन आसान हो जाएगा। वो उसे मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन वो खा लेता है। सुबह सारे ग्रुप वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं प्राची का, पर वो तो वहाँ नहीं आई होती है। पर उनमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे उस पर पक्का भरोसा है कि वो ज़रूर आएगी, मुझे पता है उसने वादा किया है कि वो ज़रूर आएगी। तो वो उससे ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी प्राची वहाँ से निकलती है और संजू उसे देखता है। वो बोलती है हाँ मैं आ गई, देखो मैं तो बहुत जल्दी आ गई। वो मैं रात में वहाँ सोई थी ना तो मेरी बॉडी में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है तुम रात में वहाँ सोई थी कि तुम्हारा भाई तुम्हें पकड़ ना ले? बोलती हाँ ऐसे काम मुझे करने पड़ते हैं कभी कभी। तो वो बोल के वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि चलो जल्दी चलो वरना भाई आ गया ना तो फिर हम लोग यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई आसपास ही होता है और फिर वो उसे आवाज़ लगाता है प्राची। तो वो डर जाती है एकदम से और बोलती है अब तो ये मुझे कतई नहीं जाने देगा, फिर से अंदर ले जाएगा। तभी उसका भाई उसके पास आता है और बोलता है अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो ये लो मैं तुम्हें ये तलवार देता हूँ। पर वो तलवार तो उससे खुल ही नहीं रही होती है। तो वो उससे पूछती है जब ये खुल नहीं रही तो मुझे दी क्यों है? तो वो बोलता है जब सही टाइम आएगा तो ये अपने आप खुल जाएगी तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसका भाई उससे सेंजू से बोलता है कि इसका ख्याल रखना वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है। तभी वो सब लोग वहाँ से चल देते हैं। उनका पहला टास्क होता है एक पुल को क्रॉस करना। तभी वो सभी बोलते हैं हाँ तो चलिए अब तुम लोगों को पुल क्रॉस करना है। तो वो लोग तो निकल जाते हैं उनके दोस्त, बस सेंजू और प्राची रह जाते हैं। सेंजू उसे एक चीज़ दे के बोलता है जब भी तुम्हें डर लगे या कुछ मुसीबत आए तो इसे फेंक देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो बोलती है तुम्हें मेरा इतना ख्याल आ रहा है, मैं अपने भाई के बारे में तुम्हारी ज़रूर तारीफ़ करूँगी। तो वो प्राची तो आराम से उस पुल पे आसानी से चल रही होती है, बस सेंजू को पसीने छूट रहे होते हैं उस पुल पे चलने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके दिल साफ़ होता है, जिनके दिल में किसी के लिए नफ़रत होती है वो पुल क्रॉस नहीं कर पाता। तभी प्राची मुड़ के देखती है पीछे से और सेंजू को जब वो पसीने छोड़ते हुए देख रही होती है तो उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तो वो बोलता है कुछ नहीं हो गया मुझे पसीने नहीं आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे पसीने। तो बोलती है झूठ क्यों बोल रहे हो, पसीने आ तो रहे हैं तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम्हें किसी ने तुम पे बोझ लद दिया हो। तो बोलते हैं चुपचाप चलो। तो वो लोग पुल को क्रॉस कर लेते हैं आखिर में। तो वहाँ उन्हें दो मास्टर्स मिलते हैं जो कि उन्हें बोलते हैं इस पुल को वो लोग क्रॉस नहीं कर सकते जिनके दिल में किसी के लिए नफ़रत होती है। इसके बाद वो उन्हें सेकंड टास्क में एक सेक्टर में भेज देते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करके उन्हें भेज देते हैं। तभी दोनों मास्टर्स आप लोग बस में बात करते हैं ये तो सेक्टर्स की वाइफ की तलवार है ना जो इस लड़की के पास थी? तो वो बोलते हैं हाँ कहीं ऐसा तो नहीं सेक्टर की वाइफ जब यहाँ से गई थी
तो वो प्रेग्नेंट थी। तो वो बोलता है कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उनकी दोस्त हो और इसलिए उसके पास तलवार हो। तो बोलता है हाँ ऐसा भी हो सकता है, हमें ऐसे कोई भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तभी उसके फ्रेंड्स उनका वेलकम करते हैं और वो सारे अंदर दूसरे सेट्स में घुस जाते हैं जहाँ पर सारे मास्टर्स खड़े होते हैं और स्टूडेंट्स खड़े होते हैं। वहीं पे एक मास्टर्स प्राची को देख के उसकी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारी रूट्स बहुत अच्छी हैं, तुम अगर मेहनत करो तो तुम अच्छी और पावरफुल बन सकती हो। तभी एक मास्टर उसे गिफ्ट देके पूछते हैं कि तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी। तभी वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड है, वो जेलस होने लगती है कि कभी मास्टर ने मुझसे ऐसा तो नहीं पूछा। तभी वहाँ पे एक और मास्टर्स की एंट्री होती है जो कि मास्टर ऑफ सेट्स होते हैं, जिनको पहले देखकर वो उन्हें हेलो करती है और बोलती है हेलो मास्टर। तभी वो बोलते हैं कि तुम मेरी स्टूडेंट बनोगी। इतना सुनने के बाद ही उसकी फ्रेंड इतनी जेलस हो जाती है कि अंकल ने कभी मेरे से ये तो नहीं पूछा, हाँ इससे पूछा। तो वो बोलती है, प्राची बोलती है कि नहीं, मैं आपकी स्टूडेंट नहीं बनूंगी, जिन्होंने मुझसे पहले गिफ्ट देके पूछा मैं उनकी स्टूडेंट बनूंगी। इस बात को सुन के मास्टर खुश हो जाते हैं और तभी संजू को बोला जाता है मास्टर सेलेक्ट करने के लिए। तभी संजू इधर उधर देख के रैंडमली एक मास्टर को सेलेक्ट कर लेता है और वो मास्टर उससे बोलता है कि तुम्हारी यहाँ चॉइस बहुत अच्छी है। तभी उसका एक फ्रेंड उससे नाम पूछता है तो वो अपना निक नेम बता देती है। तो संजू जेलस होता है कि ये अपना निक नेम तो किसी को नहीं बताती, सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव को अलावा। तभी वहाँ को पे सभी को दिए जाती हैं। तभी संजू से प्राची से पूछता है कि तुम्हारा दिया इतना स्लो क्यों चल रहा है। तो वो बोलती है कि मेरे को दिल की बीमारी है ना, इस वजह से मेरा दिया थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तभी वहाँ पर सेरेमनी ख़त्म हो जाती है और मास्टर शेन सभी को जाने के लिए बोल देते हैं। वहाँ से सभी जाने लगते हैं पर वो प्राची को वहाँ रोक लेते हैं और प्राची से बात करने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ देखा जाता है कि मास्टर शेन प्राची को तलवार के बारे में बता रहे होते हैं कि तलवार वहाँ की एक स्टूडेंट शैनी की है, जो कि वहाँ की बहुत ही काबिल स्टूडेंट हुआ करती थी। वहाँ पे वो तलवार खुल जाती है और उन्हें वो हेलो बोलती है। तभी वो उनकी दिल की बीमारी के बारे में बताते हैं प्राची के। तभी उसे वो चेक करके बताते हैं कि तुम्हें दिल की बीमारी है। तो वो पूछती है आपको कैसे पता। तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हें देख के ही पता चल गया था कि तुम्हें दिल की बीमारी है। तभी वो उसे दवाई देते हैं कि ये तुम्हें पीनी है, जिससे तुम ठीक हो सकती हो। उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये उन्हीं की बेटी है, पर वो उसे ये बात नहीं बताते। वो तो शेड मास्टर उसको एक और तलवार देता है और बोलता है इसे हमेशा अपने पास रखना। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और संजू उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो बोलता है उससे कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो गुस्से में होता है और उसे बोलता है तुमने उसे अपना निकनेम क्यों बताया। वो इतने गुस्से में होता है कि उसे ब्लड आने लगता है। तो वो बोलते आराम से, मैंने उसे अपना निकनेम बताया तो क्या हो गया। तो बोलता है अपना निकनेम उन लोगों को बताते हैं ना जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, वो तुम्हारा कहाँ से क्लोज रिलेटिव हो गया। तो बोलती कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दिया था। तो वो उससे गुस्सा आ रहा होता है तो उसको फिर से बॉर्न बीटिंग होती है ब्लड की। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, अगर मैं उसे अपना असली नाम बता देती तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे अपना निकनेम बताया। लो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लाई हूँ, लो तुम कैंडी खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। वो बोलता है नहीं मैं कैंडी नहीं खा रहा। तो वो बोलती मेरा इतना अच्छा हस्बैंड है तो फिर मैं किसी और को क्यों देखूँ, लो तुम कैंडी खाओ। तो वो उसके मुंह में कैंडी को घुसा देती है और बोलती है तुम्हें कैंडी तो खानी ही पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे दो न्यू कॉमर्स दिखाई देते हैं जिनको देखकर वो बोलती है ये कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये दूसरे सेक्टर से आया हुआ है। तो वो उसे देख के वहाँ से चला जाता है। वो उसे पीछे से देखने लगती है, उसे घूर रही होती है। तभी वहाँ पे शेंजू बोलता है इसके ख्याल छोड़ दो, ये यहाँ पे टॉप पर है, तुम इसके ख्याल मत देखो, तुम तो इसके बराबर पिद्दी सी हो। तो वो बोलते हैं और वो बोलते हैं मैं क्यों ऐसे देख रही थी, मेरा तो हस्बैंड इससे ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके मास्टर उन्हें रहने की जगह देते हैं और उन्हें एक चाबी देते हैं। तो वो बोलती है यहाँ तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। तभी उसके मास्टर उसे पैसे भी देते हैं। उसके बाद उसके मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और वो सब खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे एक लेडी होती है जिसका नाम है शूरा। वो खाना उसे कम रखती है
और वो बोलती है इतना सा खाना, मुझे और खाना दो। तो बोलती है नहीं। तो वहाँ पे सेंजू आके उसे बोलता है इतना खाना इसे दोगी, और खाना दो उसे। तब वहाँ पे दूसरा आके उसे और भी ज़्यादा भर भर के खाना दे देता है। तभी वो फिर बोलता है वो मेरा खाना कहाँ है। तो वो बोलते हैं उसको भी वो भर के खाना दे देता है, और दोनों ही खाना को फुल भर भर के ले जाके एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ जाके टेबल पे बैठते हैं। तभी वो शूरा बोलती है पीछे से, क्या मास्टर इसके प्यार में पड़ गए हैं। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मत बोलो, ठीक है। उसके बाद जब वो हम आगे देखते हैं तो सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी वो बोलती है कि मास्टर ने मुझे एक तलवार दी। तभी उसकी फ्रेंड और भी ज़्यादा जेलस होती है और वो खाना भी नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। तभी शेज़ू बोलता है ऐसे क्या हो गया। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ये मास्टर की स्टूडेंट बनने का ट्राई कर रही थी कब से, और मास्टर तुम आके तुरंत मास्टर की फेवरेट बन गई, इसलिए ये थोड़ी सी जेलस हो सकती है। तो बोलती ऐसमें क्या जेलस होने की बात है, ऐसे तो मैं भी जेलस हो सकती हूँ ना, तुम लोग तो यहाँ पहले से थे। अभी प्राची अपनी माँ के बारे में बात करने लगती है शीरा, जो वो बताती है कि उन्हें वो बोलता है उसका दोस्त कि शूरा ग्रुप ने मारा है, क्योंकि शूरा ग्रुप बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी संजू वहाँ से उठ के चला जाता है। वहाँ देखता है कि उसके मास्टर सब्जियाँ उगा रहा है। तो वो बोलते हैं सब्जियाँ हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए उगाना चाहिए। तो वो बोलता है संजू कि सब खाना मिल तो रहा है तो फिर सब्जियाँ क्यों उगानी। तो वो बोलता है जब मैं फ्री टाइम में होता हूँ तो मैं सब्जियाँ उगा लेता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। तो वहाँ पे जो तलवार उसे देता है, और वो तलवार देख के संजू सच में खुश हो जाता है। उसे वो तलवार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग अपनी क्लास में बैठे होते हैं। तभी एक मैम आके संजू से उसका नाम पूछती है। तो प्राची उसके पास जब बैठी होती है तो वो उसका नाम बताती है कि इसका नाम संजू है। तो मैम उससे पूछती है तुम इसकी लगती क्या हो जो तुम इसका नाम बता रही हो। तो वो बहुत देर सोच कर ये बोलती है कि ये मेरे दोस्त लगता है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं इसको अपना हस्बैंड बोलूँगी तो उसे बुरा लग जाएगा, पर फिर भी उसे बुरा लग जाता है कि इसने मुझे दोस्त बोला, अपना हस्बैंड नहीं बोला। हम लोग देखते हैं कि उसका टीचर उन लोगों को लेक्चर दे रहा होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा बोर। हम लोग देखते हैं कि वहाँ सेंजू तो जाग रहा होता है, पर प्राची तो सो रही होती है, फुल नींद में होती है। पर उसका मास्टर उसको जगाने की कोशिश भी करता है, पर वो नहीं जगती। फिर वो जगती है तो वो लेक्चर ख़त्म हो चुका होता है। तभी शंजू वहाँ से जा रहा होता है। तो प्राची उससे बोलती है कि सभी दोस्त एक पार्टी में, बारबेक्यू पार्टी में जा रहे हैं, तुम भी चलो ना प्लीज़ प्लीज़। तो वो बोलते कि नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वो फिर उससे विनतियाँ करती है कि चलो ना, कभी तो फ्रेंड्स के साथ नहीं गए क्या। तो फिर उनके साथ चला जाता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब बारबेक्यू कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी वो दोस्त भी आ जाती है जो उन सबसे जेलस होती है। वो वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। तभी जाके वो प्राची से बोलती है कि हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, और तुम यहाँ से जब से आई हो तब से तुम्हारे सारे मास्टर फेवर कर रहे हैं। तभी वहाँ पे सीनियर मास्टर वहाँ आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं पर वह नहीं उठाते। वो बोलती है हाँ मारिए ना, मुझे मारिए, पर मैं तो सच ही बोलूँगी। ऐसा बोल कर वो वहाँ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पर प्राची सोचती है कि इसे मैं क्या कहूँ जिससे ये मान जाए। तो वो बताती है कि मेरी माँ यहाँ पर पहले एक अच्छी स्टूडेंट रहा करती थी, इसलिए मेरे को सब लोग फेवर कर रहे हैं, तुम इतना क्यों चल रही हो। तो फिर वो बोलती अच्छा तो तुम्हारी माँ यहाँ पे थी। हाँ। तो सेंशु भी बोलता है ऐसा कुछ फेवर नहीं कर रहे हैं ये लोग, उसकी माँ यहाँ थी इसलिए वो सब यहाँ ऐसे ट्रीट। तभी उसकी वो दोस्त मान जाती है और उसे अपनी बहन बना लेती है कि आज से तुम मेरी सिस्टर हो, ठीक है। तभी सारे लोग एक साथ बैठकर लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और तभी वो सेंजू के पास जाके बैठ जाती है और उसे बोलती है देखा ना तुमने, मैंने उसे मना लिया ना। तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है तुमने मना लिया, आप चुपचाप खाओ। तभी वो सारे लोग वहाँ पे बैठ के बारबेक्यू खाने लगते हैं। तभी उसकी एक दोस्त बोलती है चलो ड्रिंक करते हैं। तभी वो लोग शूरा ग्रुप के बारे में बुराई कर रहे होते हैं, जिससे शाओ को बुरा फील हो रहा होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। पर वहाँ पर एक सीनियर होता है जो उनसे भी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी वहाँ पर स्टार्स दिखाई देते हैं और प्राची बोलती है कि चलो सब लोग विश मांगते हैं। वहाँ सभी लोग अपनी अपनी विश मांगने लगते हैं। कोई कहता है मुझे पावर मिल जाए, कोई कहता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ। पर प्राची सेंजू से पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है, क्या तुम्हारी कोई विश नहीं है। तो वो बोलता है मेरे पास कोई विश नहीं है जो मैं मांगूँ। तो वो बोलती है क्या
ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी की कोई ना कोई विश होती है। क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए स्टार्स तोड़ के लेके आऊँ? हाँ। तो वो बोलता है जाओ, शायद ऐसे ही हो जाए। तो वो वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर वो संजू को वहाँ के से खींच के लेके जा रही होती है। वहाँ सब देख रहे होते हैं। तभी वो उसे ले जाती है और उसे जुगनू देती है और बोलती है ये भी स्टार्स की तरह होते हैं, जैसा स्टार्स चमकते हैं ये भी चमक रहे होते हैं, है ना? तुम इन्हें स्टार्स मान लो। उन्हें देख के वो इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि तुम जुगनू लेके आए हो। और इससे वो अपनी पुरानी यादों को रिलेट कर पा रहा होता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और वो प्राची भी खुश हो जाती है। जो प्राची को देख ही रहा होता है कि हम लोग देखते हैं कि फ्रेंड्स सारे ड्रिंक होकर पड़े हुए हैं और वहाँ पे शेंजू उसके पास बैठ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? तो वो बोलती है क्या पता अगले साल मुझे ज़िंदगी मिले या ना मिले, ये मेरा आखिरी साल हो, इसलिए शायद मेरे हाथ भी ठंडे हो रहे होंगे। तो वो बोलता है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर वो उनके साथ एंजॉय करने लगती है और वो वहीं उसके शोल्डर पे सो जाती है और वो बोलता है मुझे शायद इसकी तरफ लाइकिंग हो रही है। तभी उसके शोरा ग्रुप के कुछ मेंबर्स वहाँ पे फिर आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि शायद मास्टर शायद आप प्राची को प्यार करने लगे हैं। तो वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसकी अपने प्रति लाइकिंग बढ़ा रहा हूँ जिससे मैं अरे को जेट लेने में आसानी होगी। तो वो बोलते हैं कि मास्टर इसमें हम आपकी मदद करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मास्टर प्राची के साथ उसे तलवार पे कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। उसे लेके जाते हैं कि हाँ कैसे तलवार पे कंट्रोल करते हैं। तो प्राची पूछती है तलवार पे भी कंट्रोल कर सकते हैं? तो बोलते हैं हाँ। तभी वो उसे तलवार पर कंट्रोल करके दिखाते हैं। प्राची उस तलवार के ऊपर चढ़ भी जाती है और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, पर मास्टर बोलते हैं थोड़ी देर प्रैक्टिस करना, उसके बाद वापस आ जाना, यहीं पर प्रैक्टिस करना। पर वो सोचती है कि मेरी माँ को मारने वाले शूरा ग्रुप के लोग कौन हो सकते हैं। तभी वो सारे मास्टर मिलकर प्राची के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक टास्क दिया जाता है जहाँ पे शेंजू तो पहुँच जाता है, पर वो सोच रहा होता है कि अभी तक प्राची क्यों नहीं पहुँची है, उसे अभी तक तो यहाँ आ जाना चाहिए था। तभी वो देखता है ऊपर से प्राची उसके ऊपर टपक जाती है। तभी वो बोलती है तुमने मुझे इतनी दूर से कैच कैसे कर लिया? तो बोलते हैं मैं चाहे कहीं भी खड़ा हूँ पर तुम्हें तो कैच करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो इससे सुन के उससे नर्वस हो जाती है और वो दूर हट जाती है। तभी वो बोलता है यहाँ पे हमें संभाल के रहना होगा, यहाँ पे हर जगह खतरा हो सकता है और मैप के हिसाब से हमें बहुत ही सेफ्टी से जाना होगा। तभी वो लोग एक खाने की होटल में रुकते हैं जहाँ पर वो उनके पुराने दोस्त भी होते हैं। तभी वहाँ पर उनके एक लड़के से लड़ाई हो जाती है जहाँ पर संजू उसे बोलता है तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तभी वो बोलती है तुम्हारे पास ये पावर भी है? तो वो बोलता है हाँ, अभी तो मेरे पास पावर नहीं, मुझे तो किसी को जान से मारने का मन कर रहा है। तो वो बोलती है काम डाउन, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा शांति से काम लो। हाँ। तभी उसकी दोस्त बोलती है यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे हैं, एक कमरे में हम दोनों रुक जाएंगे और एक कमरे में तुम दोनों रुक जाना। इसी को बात सुनकर वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है इस शाम का सीन जहाँ वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं नाइट में और वो बातें करती ही जा रही होती है। तभी वो बोलती है ये शूरा पैलेस है क्या? यहाँ पे ये इतनी बुरा क्यों है? तो वो बोलता है अगर मैं शूरा पैलेस से हुआ तो वो बोलता है क्या हो तुम? तो वो बोलता है नहीं, अगर मैं हुआ तो वो बोलती है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे को रिपोर्ट कर दोगी ना? तो वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हर कोई शूरा पैलेस पे बुरा थोड़ा ना होगा, तुम बुरे नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो वो इतनी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है चलो कम से कम ये ऐसा तो नहीं करेगी। तो उसे इससे खुश हो के वो उससे बोलता है कि तुम आज मेरा ब्लड चेक कर सकती हो। तो वो उसका ब्लड चेक कर लेती है क्योंकि उससे उसकी दिल की बीमारी क्योर होती है। तो वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। तभी वो उसे एक पिंक पत्थर देती है जिससे वो बोलती है इससे हम दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, हमें कोई परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पर इस पर संजू बोलता है कि ये तो सभी के पास है ना, ये तो मुझे क्यों दे रही हो? तो वो बोलती है नहीं, मैंने तो किसी को नहीं दिया, मैं तो ये सिर्फ तुम्हें ही दे रही हूँ ना, तुम्हें ही दे रही हूँ और फिर तुम्हें नहीं दूंगी तो और किसी को दूंगी। तो वो उसका पिंक पत्थर अपने पास रख लेता है। तभी वो पैलेस में पहुंच जाती है, पर वो लड़का जिससे उसकी लड़ाई होती है वो उसे किडनैप कर लेता है
और सेंजू अपने सूरा पैलेस के मेंबर्स के साथ होता है। तभी उसे पता चलता है कि प्राची किडनैप हो चुकी है और जो उस लड़के ने उसे किडनैप किया होता है वो उसे अपने प्लेस पे जाके गिरा देता है और उसको मारने की धमकी देने लगता है और वो उसे मारना चाहता है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है। तो वो उसको एक मुक्का रख देती है। तभी उसके पीछे वो चाकू लेके आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है सेंचू की, जो कि उसे तलवार मार के मार देता है, उसे हर्ट कर देता है। तभी वो उसके पास जाता है प्राची के और बोलता है, प्राची बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गए यहाँ आने में। वो बोलता है रिलैक्स करो, मैं यहाँ पे रियल में आ गया हूँ, चिंता मत करो। तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे सेंजू को 10 साल कैद करके रखा गया था, पर ये बात प्राची को नहीं पता थी। फिर वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, जहाँ पर वो गुफा के अंदर घुसते ही जा रहे होते हैं और सेंजू की तबीयत ख़राब होती जा रही होती है क्योंकि वो वहाँ पे 10 साल कैद रहा था। तब प्राची को याद आता है कि वो वहाँ पे 10 साल कैद रहा था, तो उसे बोलती है तुम मेरे पीछे आओ। तो वो लोग अंदर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कितने सारे लोग वहाँ पर बंधे हुए हैं। वहाँ पर उन लोगों को, जो लोग गायब हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा गया है। वहीं पर उनकी दोस्त भी आ जाती है। वो बोलती है इस जंजीर को मत छूना वरना तुम पिघल जाओगी। तभी वहाँ पे सेंचू आगे जाकर उस जंजीर को अपनी पूरी पावर से डिसलॉक कर देता है और वहाँ पे उन लोगों को सभी को बचा देता है। पर वहाँ पे उसका हाथ भी जल जाता है, जिससे प्राची बहुत परेशान हो जाती है और सेंजू को उसकी यादों की वजह से उसे चक्कर भी आ रहे होते हैं। पर प्राची उसको एक हैंकी दे के जाती है और बोलती है इससे अपना पसीना साफ़ कर लेना, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग बाहर निकल आते हैं उस गुफा से बाहर। तो वहाँ पर सेंजू को वही खूसट बुड्ढा मिलता है जो उसको पहले कैद करके रखा हुआ था और वो उसको मारने लगता है सेंजू कि तुमने मेरे को इतने साल कैद करके रखा और मुझे टॉर्चर किया। पर वो बोलता है बुड्ढा कि तुम शूरा ग्रुप से हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और कुछ नहीं। तो वो बोलता है झूठ मत बोल, मैंने को पता है कि तू मेरी मदद नहीं करना चाहता था। वो उसे मार देता है, अपनी पावर का फुल पावर का उपयोग करता है। पर वहाँ पर प्राची आ जाती है और उसे हक कर लेती है कि तुम्हें इस बुड्ढे ने हर्ट किया था इसलिए तुम इससे बदला ले रहे हो। तो हाँ, तो वो बुड्ढा फिर जिंदा हो जाता है और वो उस बुड्ढे को फुली फाइनल ख़त्म कर देता है। तभी प्राची उससे बोलती है मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें वहाँ ले गई। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे अपनी यादों को फेस तो करना ही था, तो मैंने तुम्हारी वजह से कर लिया। पर वहाँ पर उनके सेट का एक और बंदा वहाँ आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। फिर वो लोग वापस वहाँ सेट में जाते हैं तो वहाँ सबको पता चल जाता है कि सेंजू सूरा ग्रुप से है। फिर वहाँ पर रात में उसका ब्रदर आता है वहाँ पर, जो उसे बुलाता है कि सेंजू को बाहर भेजो फिर मैं तुमसे बात करूँगा। फिर वो बोलती है कि नहीं, सेंजू बाहर नहीं जाएगा, हम सब एक फैमिली हैं, तो फैमिली के सामने ही सारी बात होगी। तभी वो बोलते हैं ठीक है, तो तुम्हारे सेट मास्टर ही तुम्हें बताएंगे कि क्या बात है। तभी वहाँ पर सेट मास्टर आते हैं और वो उसे बताते हैं कि मैं असली में तुम्हारा पिता हूँ। वो लेडी जिसके प्रेग्नेंट थी वो मेरी वाइफ थी, बट वो मेरी बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं थी, वो पहले से ही ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे बोला था उसका ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैंने रखा। असलियत में तुम मेरी बेटी हो। इतनी बात सुनकर प्राची इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है मुझे लगा कि मेरे तो पेरेंट्स हैं ही नहीं। वो उसे ये भी बताते हैं कि सेंजू शूरा ग्रुप से है। ये बात सुनकर प्राची थोड़ी शॉक नहीं होती क्योंकि उसे पहले से ही थोड़ा बहुत डाउट हो चुका था और वो सेंजू के साथ जाती है। तभी वहाँ पर उसका जेट भी उसके अंदर से एक शूरा ग्रुप की मेंबर ले जाती है। सेंजू उससे वापस ले लेता है और बोलता है क्या बात है, पूरी बात बताओ मुझे, जितना भी तुम्हें पता है। तो वो बोलती है एक जेट पेंडेंट तुम्हारी बीवी के पास है और एक तुम्हारी मास्टर के पास, जो तुम्हें अपनी मास्टर को देना होगा। तो वो सोचकर वहाँ पर वापस प्राची से मिलता है और वो सोचता रहता है कि मुझे ये एक जेट पेंडेंट हाफ अपने मास्टर को वापस करना होगा। तभी वो प्राची को बैठ के सारी बात समझाता है कि क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, कि मैं शूरा ग्रुप से हूँ। उसको सारी बात को एक्सप्लेन करता है और उसे बोलता है मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें वापस आ जाऊँगा। तो वो अपने मास्टर के पास
जेट पेंडेंट हाफ लेकर पहुंचता है और उन्हें वापस कर देता है और बोलता है कि मुझे शूरा ग्रुप को छोड़ना है। तो वो बोलती है तुम क्या श्योर हो कि तुम्हें शूरा ग्रुप को छोड़ना है? तो वो बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। तभी वहाँ पे अनड्रेस सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। वो अपने ड्रेसेस को हटा देता है और 3 बार नील डाउन होकर और माफ़ी मांगता है। तो वहाँ पर माफ़ी मांगने के बाद वो उसे आज़ाद कर देते हैं, वो वहाँ से जा सकता है। पर उसके मास्टर्स फिर भी डिस्कस कर रहे थे कि हम शूरा ग्रुप के मेंबर को अपने सेट में नहीं ले सकते। पर वहाँ पर एक मेंबर आता है सेट का, वो बोलता है कि मैं उसे अपने सेट में ले लूँगा। इतनी बात सुनकर वो सेट मास्टर अपनी बेटी को बताते हैं कि अगर तुमने डिसीज़न ले ही लिया है तो तुम अपने डिसीज़न पे काबिल हो, तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। तो फिर वो बोलती है मैं सेंजू को नहीं छोड़ सकती, आप प्लीज़ मुझे सेंजू से मिलाएं। तो वहाँ पर उसके जो सेकंड सेट मास्टर होता है कि मैं तुम्हें सेंजू के पास ले जाता हूँ। तो वो रेडी हो जाता है उन्हें अपने सेट में लेने के लिए और वो उसे सेंजू के पास ले जाता है। और वो जब जाती है सेंजू को देखती है तो वो जंजीरों से बंधा हुआ होता है, उसे जंजीरों से छुटाती है और उसको अपने साथ बाहर लेके आ जाती है जहाँ पर उसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वो सबसे मिलकर बहुत खुश होता है और पूछता है क्या तुम मेरे लिए इन सब से लड़ गई? हाँ, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें ये सब मार देंगे? तो बोलते डर क्यों लगना था, मैंने तुमसे प्यार किया था तो मैं तुम्हें बचा ही लूँगी ना। इसी बात के साथ वो बोलते चलो घर चले। और यहाँ पे हमारी ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।